हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्कीफाई क्लासेस में। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि कहाँ पर शुक्राणु जनन की प्रोसेस होती है। शुक्राणु जनन की प्रोसेस, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कहाँ होती है। अभी तक हम लोगों ने सीखा कि निषेचन की प्रक्रिया और निषेचन की प्रक्रिया के बाद इम्प्लांटेशन, लेकिन आज हम लोग सीखेंगे कि निषेचन के दौरान जो शुक्राणु यूज होता है वो बनता कहाँ है, तो और उस प्रक्रिया को कहते क्या है। ठीक, तो उसी प्रक्रिया को समझने के लिए हम लोग चलते हैं, आज के इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं कि आखिरकार शुक्राणु बनता कहाँ है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, इस बात पर चर्चा करेंगे। और दूसरा टॉपिक रहेगा कि शुक्राणु बनता किनसे है, शुक्राणु बनता कैसे है, बनता कैसे है। ठीक, और ये जो दोनों टॉपिक हमारी क्लियर हो जाएंगी, इसके बाद हम सीखेंगे कि शुक्राणु जनन की एक डायग्रामल टाइप्स होती है, उसको हम लोग सीखेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग ये दोनों पॉइंट पर चर्चा कर लेते हैं कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है और दूसरा पॉइंट है शुक्राणु बनता कैसे है। चलो, तो सबसे पहले हम लोग शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, बेसिक पॉइंट जान लेते हैं। तो शुक्राणु का निर्माण जो होता है, शुक्राणु का निर्माण नर जनन तंत्र के वृषण भाग में होता है। होता है, जिसे हम जनन कहते हैं। इस भाग को जनन भी कहा जाता है। जनन मीन्स गोनैड्स भी कहा जाता है। ठीक, और अगर मान लीजिए कोई पूछ लेता है जनन या गोनैड्स क्या है, तो यही हमको बताना है कि शुक्राणु का निर्माण किसी भी जनन तंत्र में, चाहे वह मादा जनन तंत्र, शुक्राणु का नहीं, युग्मक का निर्माण किसी भी जनन तंत्र में जिस भाग में होता है, किसी भी जनन तंत्र में युग्मक का निर्माण जिस भाग में होता है उसको हम जनन कहते हैं। अब बात आ रही है यहाँ पर कौन युग्मक के रूप में है, शुक्राणु। तो शुक्राणु का निर्माण नर जनन तंत्र में किस में होता है, वृषण भाग में होता है। लेकिन अगर यही मादा के लिए होता कि मादा में अंडाणु यहाँ रहता, अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है, तो हम कहते हैं क्या कि अंडाशय में, तो वह भी क्या होता, अंडाशय भी क्या कहलाता, गोनैड्स कहलाता, जनन कहलाता। मतलब जहाँ पर गैमीट का निर्माण होगा उस पार्ट को हम लोग जनन कहते हैं, गोनैड्स कहते हैं। क्लियर है। अब आगे हम चलते हैं, ये हम लोग को पढ़ना है कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ हो रहा है। तो अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं कि टेस्टिस या मतलब ये जो शुक्राणु है वो कहाँ बन रहा है, वृषण में। वृषण जो होती है इसे हम टेस्टिस के नाम से जानते हैं। ठीक, अगर हम बात करें तो ये स्ट्रक्चर जो होती है वह है स्क्रॉटम नामक एक स्ट्रक्चर होती है, ऐसे थैलीनुमा, उसके अंदर पैक होती है और इनकी जो जोड़ी एक जोड़ी में पाए जाते हैं। ये वन पेयर में होते हैं, ये वन पेयर में पाए जाते हैं। ठीक, अगर हम इसको ये कौन है, स्क्रॉटम, जिसको हम लोग कहते हैं वृषण कोश कहा जाता है। और वृषण कोश के अंदर होते हैं ये वृषण, एक पेयर। ठीक, अगर हम वृषण की बात करें, वृषण में ही इनमें छोटे छोटे लोब होते हैं, तो उन लोब के अंदर बनती है, लोब के अंदर
ट्यूब होती हैं, ट्यूब होती हैं, ठीक। और उस ट्यूब में जर्म लेयर होती हैं, जर्म लेयर होती हैं, और जर्म लेयर बहुत सारी सेल से बनी होती हैं। जर्म लेयर या सेल होती हैं, और ये सेल क्या होती हैं? डिप्लॉयड होकर के, जर्म सेल होती हैं जो डिप्लॉयड होकर के और फिर उसके बाद क्या होती हैं? बनाती हैं स्पर्म सेल, जो कि एक लंबी प्रोसेस है। अब इसी प्रोसेस को हम लोग को समझनी है, लेकिन अब इसकी पूरी हम अंतः संरचना को देखेंगे, अंतः कार्ड को देखेंगे। तो मान लो ये पूरी टेस्टिस एक है, ठीक। अब टेस्टिस को हम लोग इसको कट करके देखेंगे। अगर इसको ऐसे कट करते हैं, एक बार ऐसे देखेंगे और एक बार ऐसे कट करके देखेंगे, ठीक है। चलो, तो हम अगर कट करके देखें, एक इस एक्सिस से काटेंगे और एक थोड़ा अनुप्रस्थ काटेंगे और एक थोड़ा क्षैतिज काटेंगे। चलो देखते हैं कैसे। अब हम लोग इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा। अगर ऐसे हम काटते हैं, खड़े मतलब लंबवत काट देते हैं ऐसे, ठीक। लंबवत जब काट रहे हैं, देखा जाए कैसे इसके अंदर छोटे छोटे लोब होंगे, लोब ऐसे लोब होंगे। लोब होता है ये है। एक एक लोब में लगभग 3-4 ट्यूब होती हैं, ठीक। 3-4 ट्यूब होती हैं। अब तो सबको तो दिखा नहीं मिलेगा, चलो भाई देख लेते हैं, ठीक। अब ये जो ट्यूब होंगे यहाँ से निकल करके ऐसे सब के सब पतली पतली नलिकाओं के द्वारा यहाँ आकर के मिलती रहती हैं ऐसे, ठीक। ये जो यहाँ का पोर्शन होगा, इसको हम लोग कहते हैं रेटी टेस्टिस। क्या कहेंगे? रेटी टेस्टिस कहते हैं। देखो ये लोग, ये कौन ट्यूब, जिसको हम लोग कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूब, ठीक। सेमनीफेरस ट्यूब, सेमनीफेरस ट्यूब, इसको इधर लिख लेते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब। और ये होती है रेटी टेस्टिस, ठीक। और ये रेटी टेस्टिस जो होती है, ये आगे फिर एक ट्यूब के रूप में खुल जाती है, लेकिन ये ट्यूब जो होगी बहुत ज़्यादा क्वाइल्ड हो जाती है, ऐसे ऐसे ऐसे। ये लगभग 6 मीटर लेंथ में होती है, लेकिन एक 6 सेंटीमीटर की छोटी सी थैली में स्ट्रक्चर में पैक हो जाती है, ठीक। और फिर यहाँ से एक पाइप के रूप में निकल जाती है। इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस, ठीक। और रेटी टेस्टिस हो गया। अब ये रेटी टेस्टिस जो पतली पतली नलिकाएं यहाँ से सेमनीफेरस ट्यूब से निकल करके रेटी टेस्टिस में बदली थी, इन छोटी छोटी पतली पतली नलिकाओं को हम लोग कहते हैं वैसा इफ्रेंसिया, ठीक। अब क्या होगी, जब एपिडिडाइमिस से निकल करके ये ट्यूब बनती है, इसको हम लोग कहते हैं वासा डिफरेंसिया, इसको इफ्रेंसिया और इसको डिफरेंसिया, ठीक। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वासा इफ्रेंसिया, और इसको क्या कहते हैं? वासा डिफरेंसिया। अब क्या होती है, वासा डिफरेंसिया जो होती है वो क्या करेगी कि यहाँ से स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया होगा, एक पतली ट्यूब के द्वारा यहाँ से जाएगी, वासा डिफरेंसिया से फिर आगे चली जाएगी। लेकिन अब इसको हम समझ लेते हैं कि कहाँ स्पर्म बना होगा। पूरी स्ट्रक्चर हमने देख ली, उसके अनुप्रस्थ काट का अवलोकन हमने देख लिया, लेकिन अब हम बात करेंगे कहाँ कहाँ क्या क्या होगा। तो हमने अब इसमें से भी
एक लोब को निकाल लेते हैं कि ऐसे एक लोब होगा और लोब के अंदर क्या होगी, ट्यूब होगी, और ट्यूब एक ऐसे निकला है और जा करके ऐसे बहुत सारी ट्यूब निकल करके रेटी टेस्टिस बना ली है, और बहुत सारी ऐसे निकली होंगी। एक 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 लोब बना रहा हूँ मैं यहाँ, तो ऐसे हर एक लोब से पतली पतली नलिकाएं निकली होंगी और जा करके रेटी टेस्टिस बना दे रही है। इतनी क्लियर होगी आप लोगों की, इतना डाउट क्लियर होगा। ठीक, अब रेटी टेस्टिस कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से रेटी टेस्टिस किसके रूप में गई, रेटी टेस्टिस तो यहाँ जाल को कह रहे हैं, इसको हम वासा इफ्रेंसिया कहें, इफ्रेंसिया। और ये ट्यूब जो था सेमनीफेरस ट्यूब था, ये लोब जो था ये सेमनीफेरस लोब्यूल था। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखेंगे कि आखिरकार इसको हम बन कहाँ रहा है। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो है, अब हम इसको ऐसे काट के देखेंगे। देखो ये जो टेस्टिस है, अब इसको ऐसे काट के देखेंगे, ये वाला एक्सिस। पहले ये वाले एक्सिस से देखें, अब ये वाले एक्सिस से देखेंगे। इस वाले एक्सिस से जब देखते हैं तो चलो कैसे स्ट्रक्चर बनेगा। अब कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, जब ऐसे काट के देख रहे हैं तो हमको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ऐसे, और जिसके अंदर क्या होंगी कि छोटे छोटे ऐसे लोब होंगे, और लोब के अंदर क्या होंगी, पतली पतली ऐसे ट्यूब होंगी, पतली पतली क्या होंगी, ट्यूब होंगी। ये एक लोब हो गया, इसके अंदर क्या होगी, ट्यूब होगी, ऐसे 3-4। अब इसको थोड़ा और जूम करते हैं, और जब जूम करेंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा कि एक बड़ा सा ऐसे ट्यूब, और उस ट्यूब के अंदर क्या होती है, जर्म सेल की एक लेयर होती है। क्या होती है, जर्म सेल की एक लेयर होती है। ठीक, ये जर्म सेल क्या करती है, ये जर्म सेल है, कौन है, जर्म सेल। अब ये जर्म सेल क्या होंगी कि सेल डिवीजन करेंगी और बनाएंगी स्पर्मेटोगोनिया। क्या बनाएंगी, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया क्या करेंगी, स्पर्मेटोसाइड बनाएंगी, स्पर्मेटोसाइड बनाएंगी। ठीक, पहले क्या है, जर्म लेयर है, जर्म लेयर क्या करिए, स्पर्मेटोगोनिया बनाएगी, स्पर्मेटोगोनिया क्या करेगी, स्पर्मेटोसाइट्स बनाएंगी, स्पर्मेटोसाइट्स किस में चेंज हो जाएंगी, स्पर्मेटिड्स में, स्पर्मेटिड्स में, और स्पर्मेटिड्स किस में फिर चेंज हो जाते हैं, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ में। ठीक, इस प्रकार से इनके अंदर क्या होगी, सेल डिवीजन होंगी। लेकिन अब जब हम इसका इसको कट किए हैं तो इसके अंदर हमको कुछ यहाँ पर सेल बीच बीच में गैप देखने को मिल रहा है। ये गैप में माइटोकॉन्ड्रिया होंगी, कुछ क्या कनेक्टिव टिश्यू होंगे। ठीक, और क्या होंगी, क्या कहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सेल होते हैं जिन्हें हम लीडिंग सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, लीडिंग सेल कहते हैं। लीडिंग सेल होंगी, क्या होंगी, कनेक्टिव टिश्यू होंगी, कनेक्टिव टिश्यू होंगी। ठीक है, और क्या होंगी कि इसमें क्या कहते हैं, कैपिलरीज होंगी। ठीक ना, कैपिलरी होंगे, और भी बहुत सारे इसमें वेसल्स एंड वेन होंगे, और पतले, मतलब वही वेसल्स एंड वेन के कनेक्टिव पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, कैपिलरी कहते हैं। तो ये सब इसमें होंगे। तो ये जो इसमें लीडिंग सेल होती है ना, इसका कुछ यहाँ रोल है। ठीक है, कुछ रोल है जो कि हम यहाँ समझेंगे। लेकिन अब ये जर्म लेयर क्या होती है, अब इसमें जर्म लेयर है और एक होती है सर्टोली सेल। एक कौन होती है, सर्टोली सेल। तो कुछ जर्म लेयर हो गई, लेकिन कुछ इसमें कौन होती है, सर्टोली सेल होती है। कौन होती है, सर्टोली सेल, सर्टोली सेल। ठीक है, जर्म लेयर एक जर्म सेल है और एक दूसरी कौन है, सर्टोली सेल है। अब दो प्रकार की सेल ट्यूब के अंदर है, ध्यान दीजिए, दो प्रकार की सेल ट्यूब के अंदर है, और एक जो सेल है वो किसके अंदर है कि इन ट्यूब के बीच बीच में भरे हुए हैं सब। इन ट्यूब के क्या है कि जो बीच बीच में गैप हैं उनके अंदर है, जिसको हम क्या कहते हैं, लीडिंग सेल कहते हैं। अब यही 3 सेलों के बारे में हमारे एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, और यही से क्वेश्चन हमको नीट में भी देखने को मिलते हैं और हमको बोर्ड परीक्षा में भी देखने को मिलते हैं। अब क्या है, यहाँ पर जो ये सेल होती हैं, इनको इन्हीं से क्या, जर्म लेयर जो होगी,
ये सेल डिवीजन करके लास्ट में स्पर्मेटोजोआ बना रही है। स्पर्मेटोजोआ मतलब स्पर्म, यही समझेंगे, लास्ट पॉइंट वो है। अब ये जो सर्टोली सेल होती हैं, ये क्या होती हैं, जो स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइड, स्पर्मेटिड, उसके बाद स्पर्मेटोजोआ, ये स्पर्मेटिड जो होती है, जब इस रूप में हमारा जर्म लेयर हो जाता है, तब अब क्या होती है, ये जा करके सर्टोली से चिपकती है। जर्म सेल क्या करती है, स्पर्मेटिड बना देगी सेल डिवीजन प्रोसेस करके। अब स्पर्मेटिड्स लास्ट में क्या होती हैं, सर्टोली से जा करके चिपकती हैं और फिर ये कन्वर्ट हो जाती हैं स्पर्मेटोजोआ, जो कि स्पर्म के रूप में डेवलप होता है। ठीक है, वो बाद में क्या होगा, ये जो देखो जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया किसमें चेंज हो जाएगी, स्पर्मेटोसाइट्स जिसमें चेंज हो जाएंगे स्पर्मेटिड चेंज हो जाएंगे स्पर्मेटोजोआ जो है वो स्पर्मेटिड्स का ही कन्वर्जन रूप है। लेकिन अब क्या होता है, स्पर्मेटिड्स जब होता है, ये जर्म सेल जब स्पर्मेटिड्स के रूप में हो जाते हैं, तब ये जाकर के सर्टोली से चिपक जाते हैं। अब जब सर्टोली से चिपकते हैं तो वहां से इनको मिलता है नॉरिस, क्या मिलता है, पोषण मिलता है, और पोषण लेकर के ये हो जाते हैं स्पर्मेटोजोआ के रूप में। तो सर स्पर्म के फॉर्म में कब होंगे, तो स्पर्म के फॉर्म में कब होते हैं, तो वो समझना है। तो ये पूरी प्रोसेस कहाँ चली, इस ट्यूब के अंदर, इनके छोटे छोटे जो ट्यूब है इनके अंदर चली। अब यहां से स्पर्मेटोजोआ के रूप में ये निकल जाते हैं और आते हैं कहाँ, एपिडिंडाइमिस में। एपिडिंडाइमिस मतलब अधिवृषण इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अधिवृषण। जब आप ऐसे स्ट्रक्चर देखते हो ना वृषण का, तो उसके ऊपर एक ऐसा कामाकार का स्ट्रक्चर होगी। तो ये जो कामाकार की स्ट्रक्चर, इसके ऊपर क्या है, कवरिंग किया हुआ है, पूरे आधे वृषण को कवरिंग किया लगता है लगभग। तो ये 6 सेंटीमीटर का भाग होता है, लेकिन इसके अंदर 6 मीटर लंबी ये पूरी की पूरी क्या होती है, ऐसा डिफरेंशिया वाली पार्ट लगी होती है अंदर। ठीक है, तो ये पूरी घटना है। अब ये जो यही है, इसी के अंदर ये जो ट्यूब है, ट्यूब इसी के अंदर स्पर्मेटोजोआ जो होती है वो स्पर्म के रूप में बदल जाती है। लगभग ये 6 मीटर है भाई, 6 मीटर, और इतनी क्वाइल्ड है कि 6 सेंटीमीटर के पार्ट में आकर के एडजस्ट हो गई है। और इसी पार्ट के अंदर क्या होती है, स्पर्मेटोजोआ जो होती है वो स्पर्म फॉर्म में हो जाता है। अर्थात सुनो, ये जो स्पर्म है ना, ये वाला पोर्शन कहाँ बनता है, इसी एपिडिंडाइमिस भाग में, कि उसकी हेड अलग हो जाती है, नेक अलग हो जाती है और टेल अलग हो जाती है। क्लियर है। अब हम लोग आगे चलेंगे, क्या बात करेंगे कि भाई अब यहां से जब स्पर्म बन गई, स्पर्म बनी कहाँ, फिर से एक बार हम लोग जान लेते हैं कि हमारे पास क्या होगा। इसको और थोड़ा बेस्ट बना दे रहे हैं, 1 मिनट। यहां पर ये रहा टेस्टिस, ठीक। अब देखो यहां पर हमने वहां पर रख दिया एपिडिंडाइमिस को, तो भाई इतने क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है तो थोड़ा उधर हमने एडजस्ट कर दिया, तो इसको ये वाला स्ट्रक्चर है। अब यहां पर हम कह रहे हैं एक बार ऐसे काट के देखेंगे तो ये वाला पार्ट दिख रहा है, ऐसे काटना, ठीक। किसी चीज को ऐसे, सेब को ऐसे खड़ा काट दिया, और एक बार क्या करेंगे, ऐसे काट लेंगे, ठीक। एक बार ऊपर से ऐसे काट के ऐसे देख लेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे। अब एक बार ऐसे काटा गया तो इसमें ये वाला पार्ट दिख रहा है कि छोटे छोटे ऐसे लोब दिखाई दे रहे हैं, लोब में ट्यूब दिखाई दे रहे हैं, ट्यूब से पतली पतली नलिकाएं निकल रही हैं जो कि एपिडिडाइमिस के रूप में निकल जा रही हैं ऐसे, ठीक। यहाँ वासा डिफरेंशिया के रूप में फिर आगे चला जा रहा है। लेकिन अब इसी पार्ट को हम लोग जब क्या कर रहे हैं कि अब ऐसे काट कर देख रहे हैं, ऐसे काट कर देख रहे हैं, फिर उसको ऐसे घुमा दिया, देखो ऐसे था, अब ऐसे घुमा दिया, तो घुमा देंगे तो अब क्या होगी कि वही हमको क्या होगी, अंदर जो ट्यूब थी, अंदर जो ये पतली पतली ट्यूब थी, और ट्यूब के अंदर क्या थी, लोब थी, और लोब के अंदर क्या थी, पतली पतली ट्यूब थी, वो दिखने लगी। अब इसी ट्यूब में तो जर्म सेल थी, और जर्म सेल के किसके रूप में, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइड, स्पर्मेटिड किसमें, स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो चुका होगा, ठीक है। तो अब इसी को फिर से और जूम कर लेते हैं, एक सेल को इसमें से निकाल लेते हैं। अब एक क्या कहते हैं, ट्यूब को, एक ट्यूब में क्या होगा, किनारे किनारे होंगी जर्म सेल, और इसी में कुछ होंगी सर्टोली सेल, इसी में क्या होंगी, सर्टोली सेल। अब जर्म सेल जो होती हैं इसका फ्लो चार्ट बना लें। अगर जर्म सेल जो होंगी वो किस में बदल जाएंगी, वो कन्वर्ट हो जाती हैं स्पर्म के रूप में और स्पर्मेटिड्स के रूप में, स्पर्मेटिड्स के रूप में। स्पर्मेटिड्स क्या हो जाता है, जा करके सर्टोली से मिल जाता है, किससे, सर्टोली सेल से, सर्टोली सेल से मिल जाएगा। और ये सर्टोली को क्या देगी, स्पर्मेटिड्स को पोषण, क्या देगी, पोषण। अब ये स्पर्मेटिड्स कन्वर्ट हो चुका होगा किसमें,
स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ। अब स्पर्मेटोजोआ जो होगा वह कहाँ चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, एपिडिंडाइमिस के अंदर, जो ये क्वाइड स्ट्रक्चर है लगभग 6 मीटर वाली, इसमें चला जाएगा। अब क्या होगा, इसी में इसका डेवलपमेंट होगा, स्पर्मेटोजोआ एपिडिंडाइमिस के अंदर, ठीक है, स्पर्मेटोजोआ एपिडिंडाइमिस के अंदर स्पर्म के रूप में हो जाएगा, ठीक ना। ये पूरी रही स्पर्म के फॉर्मेशन की प्रोसेस। अब क्या होगा, यहाँ से वैसा डिफरेंशिया से ये कहाँ चला जाएगा, सेमिनल वेसिकल में, ठीक ना। सेमिनल वेसिकल में से कुछ सेकंड, कुछ मिनट के लिए या कुछ सेकंड के लिए वहाँ रहेगा, वहाँ से जस्ट उसको बूस्ट मिलेगा और वो फिर क्या होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड के रास्ते से होता, प्रोस्टेट ग्लैंड वाले के पास से होता हुआ ये क्या हो जाता है, इजैकुलरी डक्ट से होता हुआ ये फिर बाहर कर दिया जाता है, ठीक ना। अब ये पूरी प्रोसेस यही रही है, इसको आप लोग बढ़िया से समझ में आया होगा, ठीक। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे ये जो जर्म सेल है ये सेल डिवीजन करके कैसे ये सब प्रोसेस करता है, स्पर्म कैसे बनाता है। तो इसका पूरा डायग्रामल फ्लो चार्ट हम अभी आपको फिर से एक नए वीडियो में रिप्रेजेंट करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद आप लोगों का।